सोमवार 27 मई 1960 यूबोरेस नेवी की स्किपजैक क्लास परमाणु पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियन वर्जीनिया के बाहर दिखाई देने और नॉरफॉक नौसेना बेस से संपर्क करने की उम्मीद है। यह कभी नहीं होता है। मलबा अगले अक्टूबर तक नहीं मिला, लेकिन यह पता नहीं चला कि यह क्यों डूबा, जिससे 99 क्रू मेंबर्स भी साथ में डूब गए। उस स्कॉर्पियन के दुर्घटना के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं, जैसे आंतरिक विस्फोट, संरचनात्मक विफलता और सोवियत पनडुब्बी से टक्कर, लेकिन अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है। अभी भी अटलांटिक के तल पर 3 किलोमीटर के पानी के नीचे है, अपने टूटे हुए और मुड़े हुए खोल के साथ अपने पतन का रहस्य रखता है। वहां यह सिर्फ रहस्यों से अधिक छिपाता है, क्योंकि इसमें एक क्षतिग्रस्त परमाणु रिएक्टर के साथ साथ उपंदी में 2 परमाणु शस्त्र युक्त MK4-5 टॉर्पीडो भी है। अमेरिका में सैन्य शब्दावली में इन हथियारों को टूटे हुए तीर के रूप में संदर्भित किया जाता है। अमेरिकी परमाणु हथियार, जो अमेरिका ने सेना ने नियंत्रण खो दिया है। परमाणु हथियारों को सुरक्षित रूप से हटाना कितना कठिन होगा, यह देखते हुए अमेरिका नौसेना पनडुब्बियों के आसपास विकिरण स्तरों की निगरानी करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें रिसाव नहीं हो रहा है। स्कॉर्पियन उन परमाणु हथियारों का उदाहरण है जिन पर अमेरिका का नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन उन्हें उनकी स्थिति का पता है। इस एपिसोड में हम 3 मामलों पर नजर डालेंगे जहां अमेरिकी परमाणु हथियारों को टूटे तीरों के रूप में घोषित किया गया, लेकिन वे अब तक आंशिक या पूर्ण रूप से लापता है। परमाणु हथियार जिनका हिसाब नहीं है। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। 21 जनवरी 1968 को एक यूएस एयरफोर्स B-52G स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर कॉल साइन होबो 28 शस्त्रधारी शांतिकालीन हवाई चेतावनी मिशन हार्ड हेड का हिस्सा था। इसका उद्देश्य था कि डेनिश थुले एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की निगरानी जारी रखे, जो सोवियत मिसाइल लॉन्च की प्रारंभिक चेतावनी देती थी। यह अमेरिका का सबसे उत्तरी बेस था, जो आर्कटिक सर्कल के अंदर 700 मील था। B-52G को 4 B-28 5 थर्मोन्यूक्लियर बम्बों के साथ शस्त्रागार किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का अधिकतम विस्फोट प्रभाव क्षेत्र में 1450 किलोटन होता है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम की शक्ति के 6 गुना है। उड़ान के दौरान क्रू के एक सदस्य ने लापरवाही से एक हीटिंग वेंट के खिलाफ कुछ तकिए ठीक किए और जल्द ही अपरिहार्य हो गया। तकियों में आग लगी और जल्दी फैल गई। केबिन धुएं से भर गया। काम करने में असमर्थ क्रू को बाहर निकलने को कहा गया। क्रू ने थूले में इमरजेंसी लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन जब यह नामुमकिन माना गया तो वे बेस के ऊपर बाहर निकलने लगे। 6 लोग सुरक्षित निकले, लेकिन सह पायलट लियोनार्ड स्वीटेंको इतने भाग्यशाली नहीं थे। निचले हैच से बाहर कूदते समय उन्हें घातक सिर की चोट आई। बिना मानव के विमान ने थूले से लगभग 7 मील दूर जमे हुए फोर्ड में दुर्घटना से पहले थोड़ी देर के लिए उड़ान भरी। दुर्घटना की हिंसा और आग ने नाभिकीय हथियारों के आसपास के केस को तोड़ दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में विकिरण फैल गया। सौभाग्य से हथियारों पर लगे सुरक्षा उपकरणों ने नाभिकीय विस्फोट रोक दिया। फिर भी इस घटना ने अमेरिकी डेनिश संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई, क्योंकि दोनों सरकारों ने माना कि नाभिकीय हथियारों से लैस अमेरिकी बम्बर डेनमार्क के वायुमंडल के ऊपर उड़ रहे थे, जो 1957 में अपनाई गई डेनमार्क की नाभिकीय मुक्त नीति का उल्लंघन था। अमेरिका ने डेनिश सरकार के दबाव में फोर्ड पिघलने से पहले एक बड़ा सफाई अभियान शुरू किया। ऑपरेशन क्रेस्टेड आइस नामक सफाई अभियान अमेरिका के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। वायु सैनिकों के लिए मौसम बेहद कठिन था। 184 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के साथ वे 50 की संख्या में एक साथ चलते हुए विमान और उसके रेडियोधर्मी भार के टुकड़ों की तलाश कर रहे थे। विमान का लगभग हर टुकड़ा खाता में लिया गया था, सिवाय कुछ हद तक चिंताजनक रूप से यूरेनियम और लिथियम का एक द्वितीयक चरण सिलेंडर, जो आम भाषा में बमों में से एक के परमाणु ईंधन घटक है। जब सतह पर उन्हें ढूंढने में असफल रहे तो यह माना गया कि वे फोर्ड में डूब गए हैं। पानी के नीचे एक मिनी सबमरीन से खोज की गई, लेकिन उन्हें कभी बरामद नहीं किया गया और वे आज तक लापता है। धन्यवाद।
बिना बाहरी उत्प्रेरक के इस डिवाइस का खुद से विस्फोट होना संभव नहीं है। अतः भविष्य में फोर्ड में कोई परमाणु विस्फोट होने की संभावना नहीं है। हालांकि घटना के राजनीतिक परिणामों ने अमेरिकी बॉम्बरों द्वारा परमाणु हथियारों से लैस गश्ती के दिनों के अंत का संकेत दिया। 2 साल पहले एक अन्य B-52 दुर्घटना में स्पेन और मेडिटेरेनियन सागर में गिरे बम की वजह से ऐसी गश्ती के लिए राजनीतिक भूख पहले ही कमजोर हो चुकी थी। हालांकि सभी हथियार बाद में वापस प्राप्त कर लिए गए। उन्नीस के दशक में सैन्य वृत्तों का मानना था कि सामान्य युद्ध विलुप्त हो जाएंगे और परमाणु युद्ध ही एकमात्र विकल्प होगा। अमेरिकी नौसेना के लिए इस सोच ने उनके बड़े लेकिन खर्चीले सुपर कैरियर्स की योजनाओं को खतरे में डाल दिया, जब तक उन्होंने अमेरिकी संसद को परमाणु युद्ध में इनकी उपयोगिता नहीं समझाई। इस परिणाम स्वरूप 1950 के अंत में नेवी के लिए विकास में हर हमला विमान को कम से कम सीमित परमाणु हमला क्षमता होनी चाहिए। उस समय अमेरिकी डेक पर अपना रास्ता बना रहा विमान एक साधारण और खेलकूद दिखने वाला डगलस A4 स्काई हॉक था। अपने पायलटों के लिए प्यार से स्कूटर के नाम से जाना जाता था। विमान में एक काफी दुबला दिखने वाला अंडर कैरेज था और इसका उद्देश्य था कि विमान को पर्याप्त क्लियरेंस प्रदान करना ताकि वह उस समय के परमाणु हथियारों जैसे कि B-43 बम को ले सके। B-43 एक विभाज्य उपज वाला युद्ध सिरा था जिसे विभिन्न आकार के लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता था। सबसे छोटा 70 किलोटन था या हिरोशिमा पर गिराए गए बम की लगभग 3 गुना शक्ति, जबकि इसकी अधिकतम उपज 1 मेगाटन थी। 1 मेगाटन बम लंदन जैसे शहर को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। 5 दिसंबर 1965 को लगभग 1400 बजे जब विमानवाहक यूनाइटेड स्टेट्स शिप टाइकोंड्रोगा जापान के दक्षिण और ताइवान के पूर्व जा रहा था, लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड डगलस वेबस्टर ने अपने इंतजार कर रहे A4E स्काई हॉक की ओर हैंगर डेक पार की। विमान के फ्यूजलाज के नीचे एक अकेला B-40 हथियार था जिसकी पहचान Y1 थी, जिसका अर्थ है कि इसे अधिकतम उपज के लिए तैयार किया गया था। कैरियर जीवित हथियार संभालन प्रशिक्षण कर रहा था ताकि पायलटों और डेक क्रू को असली परमाणु सिरों से काम करने का अनुभव मिल सके। विमान और उसके शक्तिशाली हथियारों की जांच के बाद वे कॉकपिट में चढ़कर कप्तान की मदद से अपने जेट्स में बांध लिए, जो उड़ान भरने के दौरान विमान के लिए जिम्मेदार थे। फिर विमान को प्लेन हैंडलर्स द्वारा लिफ्ट पर धकेला गया, जो इसे उड़ान डेक पर ले जाएगा जहां से इसका प्रक्षेपण होगा। लेकिन यहां कुछ गलत हो गया। विमान निर्देशक ने जो हैंडलर्स को विमान चलाने का निर्देश दे रहे थे, उन्होंने सभी को रोकने और पायलट को ब्रेक लगाने का संकेत दिया, लेकिन वेबस्टर ने संकेत नहीं देखा क्योंकि वह कॉकपिट में किसी चीज से विचलित हो गया। विमान को पीछे की ओर चलते रहने के बावजूद सेलर्स ने उसके पहियों के पीछे चॉक्स रखकर विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने केवल विमान को दाहिनी ओर मोड़ने का कारण बना। इसके बाद यह लिफ्ट के आर पार चला गया और स्टील जाली को तोड़कर पोत की ओर गिरने लगा, जिससे यह पलटकर समुद्र में उल्टा गिर गया। जब वेबस्टर अपने डूबते विमान से बचने की कोशिश कर रहे थे, सहायताहीन डेक क्रू केवल डर के साथ देख सकते थे और उसी दौरान कैरियर जारी रहा। स्काईहॉक उल्टा होकर डूब गया, जिसके पतले उतरने के गियर एक मरे हुए कीट की तरह ऊपर की ओर निकल रहे थे। लेफ्टिनेंट वेबस्टर और शहर नष्ट करने वाले बम को समुद्र की तलहटी में ले जा रहे थे। एक बचाव हेलीकॉप्टर और टाइकोंडेरोगा के 2 सहचरों ने वेबस्टर या बम का कोई संकेत भोसवुद बेहद ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। आज तक B-43 का स्थान रहस्य है। हवाई जहाज और उसका शहर विनाशक हथियार करीब 16,000 फीट पानी में डूब गया, जिससे बरामदगी लगभग असंभव हो गई। अमेरिका सरकार ने 1979 में इस घटना को मान्यता दी। यह ओकिनावा से 80 किलोमीटर दूर हुआ था और इसे लंबे समय तक जापानियों से छिपाया गया था। इस प्रकटीकरण ने जापान में परमाणु विरोधी प्रदर्शनों को उत्तेजित किया और टोक्यो वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक घटना उजागर की। आज हम एक रहस्यमयी घटना की समीक्षा करेंगे
जो 600 वर्षों की जांच के बाद भी अनसुलझी है। 10 मार्च 1956 को शोधकर्ताओं ने पाया कि एक बोइंग B-40 स्ट्रेटोजेट बॉम्बर, जिसे इंक स्पॉट 50 कहा जाता है, फ्लोरिडा के मैकडिल वायुसेना आधार से मोरक्को के एक वायु आधार के लिए 3 अन्य विमानों के साथ उड़ान भरी। विमान M104 कैप्सूल ले जा रहा था, जिसे बर्ड केज के नाम से जाना जाता था, जिसमें परमाणु हथियारों के प्लूटोनियम पिट्स शामिल थे। विमान में संगठित हथियार नहीं थे, इसलिए उड़ान के दौरान वह तकनीकी रूप से निहत्था था। इनकॉर्पोरेटेड स्पॉट 59 ने उड़ान के लिए 3 पुरुषों की क्रू भर्ती की। इसकी कमान 31 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट एच हॉडजिन के अधीन थी और उनकी क्रू में पायलट सेकंड लेफ्टिनेंट रोनाल्ड एल शामिल थे, कर्टज और निरीक्षक कप्तान गॉर्डन एम इंसली। उड़ान B-27 की मानक प्रक्रिया थी, जिसमें विमान को सोवियत संघ और उनके वारसो पैक्ट सहयोगियों की सीमाओं के पास स्थित बेसों पर तैनात किया जाता था। इस तरह लोहे के पर्दे की उनकी ओर कम्युनिस्टों को समाहित करता था। विशाल कॉन्वेयर B-38 पीसमेकर या नए बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के विपरीत B-47 को अंतर महाद्वीपीय दायरा की कमी थी और इसलिए 4 विमानों को ट्रांस अटलांटिक पार करते समय उन्हें रिफ्यूल करने के लिए टैंकरों पर निर्भर करना पड़ा, जो प्रोपेलर चालित बोइंग KC-97 के रूप में आया। हालांकि B-47 से पहले के युग का एक विमान होने का मतलब था कि बमबारी वालों को टैंकर के उड़ने वाले निचले स्तरों पर उतरना पड़ता था और अपनी गति को काफी कम करना पड़ता था, ताकि वे KC-97 के पिछले हिस्से से निकलने वाले रिफ्यूलिंग बूम से सुरक्षित रूप से संपर्क कर सके। B-47 की उड़ान में तय पार करते समय 2 वायु से वायु रिफ्यूलिंग निर्धारित थी, जिसमें पहली घटना बिना किसी घटना के एजोरेस के पास हुई। कार्य पूर्ण करने के बाद B-74 अपनी क्रूजिंग ऊंचाई 30,500 फीट पर लौटे, जब वे भूमध्य सागर मुहाने की ओर जा रहे थे और उनकी अगली निर्धारित रिफ्यूलिंग मोरक्को के पश्चिम में होने वाली थी। टैंक क्रू और अन्य विमानों के गवाहों के अनुसार उनके पास इंकस्पॉट 59 के साथ दृश्य और रेडियो संपर्क था जब वे टैंकर से मिलने के लिए 14,000 फीट तक उतरने लगे। हालांकि उनके आसपास घने बादल थे। रिफ्यूलिंग की तैयारी के दौरान ही उन्हें पता चला कि इंकस्पॉट 59 लापता है और रेडियो कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। इस प्रकार माना गया कि विमान अवरोहण के दौरान अज्ञात कारणों से टैंकर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान से लिए गए सभी लॉग्स ने निष्कर्ष निकाला कि इंकस्पॉट 59 लगभग 5 डिग्री पश्चिम देशांतर पर गिब्राल्टर की जल्द मरुमध्य में गायब हो गया था। एक विशाल खोज तत्काल प्रारंभ की गई, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत और विमान शामिल थे, ब्रिटिश युद्धपोत जो मध्य सागर में व्यायाम में थे और फ्रांसीसी सेनाएं जो अन्यतः आसपास के अल्जीरिया में युद्ध कार्यवाही में लगी थी। कुछ शुरुआती गलत रिपोर्टों ने दावा किया कि विमान को मोरक्को के तट के पास विस्फोट होते हुए सुना गया था या देश के दक्षिण पूर्व में उड़ते हुए, और इसलिए खोज ने देश के बड़े हिस्सों को भी शामिल किया। लेकिन यह सब कुछ निष्फल रहा और आज तक उस विमान का एक बोल्ट भी नहीं मिला है। उसके कर्मी या माल की बात तो दूर की बात है। वर्षों से विमान के रहस्यमयी गायब होने और उसमें मौजूद सामान की प्रकृति के कारण 1956 की उस घटना को समझाने के कई सिद्धांत सामने आए हैं। एक सिद्धांत के अनुसार पायलटों ने टैंकर से मिलने हेतु गति को अत्यधिक तीव्रता से घटा दिया, जिससे बॉम्बर अस्थिर हुआ और समुद्र में गिर पड़ा। परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि मलबा क्यों कभी नहीं मिला। उनकी ऊंचाई को देखते हुए उनके पास अपनी गलती को सुधारने या विमान से बाहर निकलने का समय होता। दोनों स्थितियों में उन्हें उड़ान में अन्य विमानों को समस्या की चेतावनी देने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन कोई संकट संदेश नहीं भेजा गया। इसका मतलब है कि इंकस्पॉट 50 नौ के साथ जो हुआ वह अचानक और बिना चेतावनी के हुआ। इससे कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि विमान में कोई भयानक खराबी हुई थी, जिससे या तो विमान का ढांचा टूट गया या विमान विस्फोटित हो गया। यह पूरी तरह अतर्कसंगत मान्यता नहीं है। B-47 की दुर्घटना दर चौंकाने वाली थी। यह 1950 का दशक में बॉम्बर टेक्नोलॉजी में अग्रणी थी और बाद के विमानों द्वारा अपनाई गई कई सुरक्षा सुविधाएं और ऑपरेशन प्रिंसिपल अभी तक स्थापित नहीं हुए थे। इस घटना के महज 2 हफ्ते बाद कंसास के मैकोनेल एयर बेस से उड़ान भरने के बाद
एक और B-47 विमान विस्फोट से नष्ट हो गया। इसमें विमान पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई और मलबा कई मील तक बिखर गया। 2 साल बाद एक और B-47 विस्फोटित हो जाएगा अपने KC-97 टैंकर की ओर बढ़ते हुए। अन्य क्रू सदस्यों ने घटना में किसी विस्फोट का निरीक्षण नहीं किया। जहाज का बादल में उतरना विस्फोट को धुंधला कर सकता है, परंतु मलबे की अनुपस्थिति के कारण इसे साबित या खंडन करना असंभव है। इससे गायब होने से जुड़े कुछ और अधिक अत्याचारी सिद्धांत सामने आए हैं। घटना के समय एक अफवाह फैली थी कि बोर्ड पर मौजूद 1 या 3 लोगों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया और न सिर्फ परमाणु हथियार के घटकों का अध्ययन करने के लिए सोवियत इंजीनियरों को सौंपा, बल्कि उन्नत B-74 भी दिया। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि जांचकर्ताओं को कोई प्रमाण नहीं मिला कि उनमें से किसी के पास सोवियत सहानुभूति थी, और अगर थी भी तो उन्हें अपने कीमती सामान के बारे में उड़ान से ठीक पहले ही पता चला। मतलब भागने की योजना बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 24 घंटे थे। सवाल यह भी बना रहता है कि वे कहां उड़े और वे बिना पकड़े जाए नाटो या अन्य देशों के विशाल हवाई क्षेत्र को कैसे पार करते हैं। फिर वहां सचमुच उन जंगली सिद्धांत हैं जिनमें मानव प्रौद्योगिकी की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यूएफओ द्वारा विमान का कब्जा करना शामिल है। ऐसे सिद्धांत स्वाभाविक हैं और हर विमानन रहस्य के साथ आते हैं। चाहे सच्चाई जो भी हो, इंक स्पॉट 50 नौ की किस्मत इतिहास में खो गई है, और वहां आपके पास अमेरिका के खोए हुए परमाणु हथियारों की 3 कहानियां हैं। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।